नींद से उठती है तो वो देखती है कि उसका हाथ उसके हस्बैंड के हाथ के साथ हथकड़ी से बंधा हुआ है। वो उससे सवाल करती है लेकिन अगले पल ही वो खुद को गोली से उड़ा लेता है। ये देखकर एमा की जान हलक में आ गई है। उसका चेहरा खून से ढका है लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं है। वो बस किसी तरह से यहाँ से निकलना चाहती है लेकिन उसका पति माइक उसके लिए ये सब इतना आसान छोड़कर नहीं गया है। अब अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने के बाद एमा माइक की गन उठाती है। वो गोली चलाती है हथकड़ी तोड़ने के लिए लेकिन बंदूक में सिर्फ एक ही गोली थी जिसे माइक अपने भेजे में उतार चुका था। एमा नाइट ड्रेस में थी तो वह अपने कपड़े चेंज करना चाहती है। वो माइक की लाश को घसीटते हुए लेकर जाती है लेकिन अब वहाँ पे कोई कपड़ा नहीं है सिवाय शादी के जोड़े के अलावा माइक ने वहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा था। जैसे ही वो ड्रेस उठाती है उसके पीछे उसे एक तिजोरी नजर आती है। वो इस ड्रेस को माइक की बॉडी को खींचने में काम में लाती है। वो खुद माइक की ड्रेस उतार कर पहन लेती है। वो उसके साथ सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करती है लेकिन वो माइक की बॉडी के साथ नीचे गिरती है। बाहर खून जमाने वाली ठंड है। इतनी ठंड में बिना कपड़ों के नंगे पांव बाहर जाना जोखिम भरा है। एमा दरवाजा बंद करती है। वो मदद बुलाने के लिए एक कॉल करना चाहती है लेकिन माइक ने उसका फोन भी पानी में डाल रखा था। वो फोन को फ्लावर पॉट से बाहर निकालती है। फोन स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन उसका डिस्प्ले पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब एमा एक किचन में जाती है। वहाँ से वो चाकू तलाश करती है लेकिन वहाँ मौजूद हर एक चीज वहाँ से गायब थी। लेकिन माइक की पूरी कोशिश के बावजूद उससे एक भूल हो गई है। वो कार की चाबी छिपाना भूल गया था लेकिन कार गैराज में है और अब एमा को नंगे पांव जमीन पर पड़ी हुई बर्फ से होते हुए वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। अब एमा अपने पैरों पर कपड़ा लपेटकर माइक की बॉडी को घसीटते हुए गैराज तक पहुँच जाती है। वो माइक को उठाकर किसी तरह से कार में डालती है लेकिन उसने शायद माइक को थोड़ा हल्के में ले लिया। हालांकि कार चालू तो हो गई थी लेकिन वो आगे नहीं जा सकी क्योंकि माइक ने पहले ही कार का पूरा पेट्रोल निकाल दिया था ताकि एमा को भागने का कोई मौका ना मिल सके। अब अचानक से कार में माइक की पहले से रिकॉर्डेड आवाज सुनाई देती है। दरअसल आज इनकी शादी की पहली सालगिरह थी लेकिन इस साल माइक जॉब की एक बड़ा वकील था। उसका करियर लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा था और वो एमा से बेवफाई करने लगा था लेकिन एमा भी पीछे नहीं थी। वो माइक के अंडर काम करने वाले जैक के साथ रिलेशन में थी। माइक की रिकॉर्डिंग से एमा को पता चलता है कि माइक को इसके बारे में शुरू से ही पता था। वो एमा से आज उसका प्रतिशोध लेना चाहता था। अब एमा अपने हस्बैंड की बॉडी को वापस खींचते हुए घर के अंदर आती है। वो अपना चेहरा साफ करती है। वो स्टोर रूम में जाती है लेकिन माइक ने वहाँ मौजूद सारे टूल्स को पहले ही हटा दिया था। अब अचानक से तेजी से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। यह जैक है। वो एमा को बताता है कि मुझे तुम्हारे फोन से एक मैसेज आया था जिसमें तुमने मुझे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया था। एमा समझ जाती है कि यह भी माइक की प्लानिंग का एक पार्ट है। जैक माइक को मरा हुआ देखते ही समझ जाता है कि उसने खुद को क्यों मारा है। माइक एमा को बताता है कि माइक की लॉ कंपनी को अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसको यकीन था कि उसका जेल जाना तय है, इसलिए उसने अपने साथ एमा और जैक को भी ले डूबने की तैयारी बनाई होगी। उसी समय तो आदमी घर की तरफ आते हैं। जैक को कुछ अनहोनी होने की बू आती है। वो गुर्राते हुए उन्हें यहाँ से चले जाने को कहता है और अगले ही पल वो जैक की जान ले लेते हैं। एमा डर से सहम रही है। वो माइक की बॉडी को अपने साथ खींचते हुए एक कोने में छुपा लेती है। वो दो आदमी अभी भी घर के अंदर है और उनमें से एक जैक को मारने का विरोध कर रहा था। उनकी बातों से पता चलता है कि ये कातिल है जिन्हें माइक ने एमा और जैक को मारने के लिए चुना था। जब वो बेडरूम में प्रवेश करते हैं तो एमा लाश को खींचते हुए जल्दी से स्टोर रूम में चली जाती है लेकिन लाश को खींचते हुए खून के निशान स्केलेटन का ध्यान आकर्षित करते हैं। वहाँ एमा को एक बोट दिखाई देती है। वो इससे भाग तो नहीं सकती लेकिन उसके लंगर से वो माइक का हाथ काट देती है। खून का पीछा करते हुए टॉम वहाँ पहुँच जाता है। एमा खुद को छुपाकर एक कपड़े से खुद को ढक लेती है। एमा अपनी सांसों को थाम लेती है। टॉम को माइक की खून से लथपथ बॉडी दिखाई देती है। वो एमा को नहीं देख पाता लेकिन खून से लथपथ लाश को देखकर भाग जाता है और जब तक वो फिर से वहाँ पर आता है तब तक एमा कार के नीचे छुप गई थी। इस जगह दो लाशें मौजूद है फिर भी विलियम यहाँ से जाने को तैयार नहीं है क्योंकि उसकी नजर इस घर के अंदर मौजूद उस तिजोरी पर है। उसे पता है कि इस तिजोरी को माइक और एमा ही खोल सकते हैं क्योंकि अब माइक तो मर चुका है तो एमा को ही ढूंढना उनके पास एक आखिरी रास्ता है। अब विलियम का ध्यान एमा के पैरों से लगे खून के फुटप्रिंट्स पर जाता है। अब विलियम निश्चित हो जाता है कि एमा जरूर यही कहीं आसपास छुपी हुई है और वो नंगे पांव ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। वही कार के नीचे पड़ी हुई एमा ये सब सुन रही थी। वो डर और ठंड से कांप रही थी। वो सोचती है कि वो किसी तरह इस मुसीबत से निकल पाएगी। एमा खून से सनी हुई थी। वो खुद को ठंड से बचाने के लिए वो अपने पाँव को वेंडिंग गाउन से लपेट लेती है। वहाँ उसके हाथ एक पेट्रोल टैंक लग जाता है जिसके पेट्रोल को वो कार में डालकर यहाँ से निकल सकती है। वही कातिलों को पता चलता है कि तिजोरी को खोलने के लिए न सिर्फ पासवर्ड बल्कि फिंगरप्रिंट्स की भी जरूरत है। वो काम को आपस में बांट लेते हैं। टॉम को माइक की बॉडी यहाँ तक खींचकर लानी है और विलियम एमा को खोजने जाएगा। एमा फ्यूल टैंक को घसीटते हुए गैराज की तरफ बढ़ रही है।
है। अब वो किसी तरह छिपती छिपाती कार तक पहुंच जाती है। वो जल्दी से टैंक से पेट्रोल को कार में भरने लगती है, लेकिन इस काम के दौरान जो भी आवाजें हो रही थी वो विलियम का ध्यान उसकी ओर खींचती है। अब विलियम भी कार के पास पहुंच जाता है। एमा उसे वहां देखकर कार के पीछे छिप जाती है, लेकिन एमा की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए विलियम कार के टायर को पंचर कर देता है। मौका पाकर एमा यहाँ से निकल जाती है। वो टॉम को बाइक की लाश खींचकर ले जाते हुए देखती है। वो जल्दी से खुद को एक बेसमेंट में छुपा लेती है, लेकिन इत्तेफाक से विलियम की नजर भी इस जगह पड़ जाती है। वो एमा को ढूंढने यहाँ भी चला आता है। एमा के पास कुछ सोचने का भी समय नहीं था। वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन ऊपर टॉम था। अब उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। वो विलियम को ऊपर आते हुए देखती है। अब वो एक तरकीब सोचती है। वो कार की चाबी से कार का अलार्म चालू कर देती है, जिससे भ्रमित होकर विलियम और टॉम यहाँ से चले जाते हैं। अब उसे जैक के कपड़े और जूते पहनने का मौका मिल जाता है और वो विलियम के ऊपर एक गोल स्टिक से अटैक करती है। अटैक इतना जोरदार था कि विलियम लकड़ी का फर्श तोड़ते हुए नीचे गिरता है। वो बेहोश हो चुका है। अब टॉम भी जो विलियम को देखने के लिए वहाँ आता है, अब वो भी एमा के वार से नहीं बच पाता। अब एमा जल्दी से जाकर कार में बैठती है और वो जैसे ही कार को स्टार्ट करती है, विलियम वहाँ पहुँचकर एमा को कार से बाहर खींच लेता है। वह एमा को मारकर बेहोश कर देता है और जब एमा को होश आता है तो वो एक बार फिर अपने आप को माइक की बॉडी के साथ बंधा हुआ पाती है। विलियम उसके पास आता है और एमा को पीटने लगता है, लेकिन टॉम जिसके अंदर थोड़ी इंसानियत थी वो विलियम को माइक की बंदूक दिखाकर एमा से दूर कर देता है। इन दोनों को ये मालूम नहीं था कि माइक की बंदूक खाली है। अब इस रहम के बदले एमा टॉम को पासवर्ड बता देती है। विलियम पासवर्ड डालता है और फिर माइक को खींचते हुए उसका फिंगरप्रिंट तिजोरी पर लगाता है, लेकिन तिजोरी के अंदर कोई डायमंड नहीं थे जैसा कि माइक ने उसे बताया था। उसके अंदर एक डायरी थी जिसमें लिखा था कि डायमंड एमा के नेकलेस के अंदर है। माइक ने एमा को एक ऐसा खास नेकलेस पहनाया हुआ था जिसे एक बार पहनने के बाद खोला नहीं जा सकता था। विलियम तुरंत समझ गया कि माइक ने ये डायरी तिजोरी के अंदर किस मकसद से रखी थी, लेकिन टॉम जो है वो एमा को जान से मारने के खिलाफ था। वो नेकलेस को काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विलियम उसे बंदूक के बट से मारकर गिरा देता है। अब विलियम एमा के ऊपर फायर करता है, लेकिन गोली खत्म हो चुकी थी। विलियम और एमा आपस में भिड़ जाते हैं। तभी टॉम जागता है और पीछे से विलियम को दबोच लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से दीवार पर लगे एंगल में गड़कर मारा जाता है। एमा शिकंजा उठाती है और विलियम पर तेज वार करती है। वो उसे माइक की बॉडी के साथ हथकड़ी से बांध देती है और जल्दी से जाकर कार में बैठती है, लेकिन जैसे ही कार को स्पीड देती है, लेकिन टायर फटे होने के कारण वो कार का नियंत्रण खो देती है और बेहोश हो जाती है। अब उसे थोड़ी देर बाद होश आता है और वो घसीटते हुए आगे बढ़ती है और एक बार फिर से विलियम आकर उसे पकड़ लेता है और वो उस पे चाकू से वार करता है, लेकिन एमा उससे मुकाबला करती है। वो चाकू उठा के विलियम के सीने में ठोक देती है और तभी अचानक से बर्फ की परत टूट जाती है और विलियम माइक की बॉडी के साथ पानी में समाने लगता है, लेकिन विलियम अभी भी एमा को आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उससे मुकाबला करते हुए एमा किसी तरह से उसकी आंखों में चाकू घुसा देती है। वो किसी तरह से तैरकर तले पर आने की कोशिश करती है। वो दम घुटकर मरने ही वाली थी, तभी उसका हाथ बर्फ की एक कमजोर परत पर पड़ जाता है और वो बाहर आ जाती है। वो बाहर आते ही अपनी वेंडिंग रिंग उतार कर फेंक देती है।